जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र का ये महासंग्राम मैराथन क्लास होने वाला है और ये मैराथन क्लास सेकंड है। इसके पहले मैंने एक क्लास और दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जा करके आप लोग क्लास को देख लेंगे। अगर आपको क्लास नहीं मिलेगा तो क्लास कैसे पाना है वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो लास्ट में मैं जो भी कहने वाला हूँ क्लास के लास्ट में वो सुन करके जाइएगा, नहीं तो आपके नुकसान होंगे, ठीक है ना। एग्जाम 2026, 27, 2028, 29 के लिए भी ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। इसमें आपके पेपर का नाम है अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास को समझना। इसमें आपको पढ़ना होता है एजुकेशन के अंतर्गत। DDU का जो पेपर कोड है ये DU 202 रहेगा और उत्तर प्रदेश में जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी बच्चे इस क्लास को अटेंड करेंगे जहां पर आपके ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है ना। अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, एक अध्यापक के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक होता है क्योंकि क्योंकि विद्यार्थियों की योग्यता, आकांक्षा तथा आवश्यकता के अनुसार शिक्षा प्रदान करने में मदद करता है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका इसमें पूछा गया है, यूनानी दार्शनिक ने मनोविज्ञान को परिभाषित किया। जो यूनानी दार्शनिक थे उन्होंने साइकोलॉजी को यानी मनोविज्ञान को किस रूप में परिभाषित किया है? तो आत्मा का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर दूसरे का, ठीक है। अब इसमें कुछ की पॉइंट दिए गए हैं, ध्यान से सुनिएगा। यूनानी दार्शनिक जैसे अरस्तु थे, प्लेटो थे, इन्होंने मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी को, ठीक है, साइकोलॉजी को आत्मा का विज्ञान यानी साइंस ऑफ द सोल के रूप में परिभाषित किया था, ठीक है। चलिए, क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 3 देखें, पूछा गया है, पहला व्यक्ति जिसने मनोविज्ञान को यानी साइकोलॉजी को व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया, तो वो पहला व्यक्ति है जेबी वाटसन। जेबी वाटसन वो पहला व्यक्ति थे जिन्होंने साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। यहाँ पर कुछ की पॉइंट दिए गए हैं, इसे ध्यान से पढ़िएगा, आपके एग्जाम में आएगा। जेबी वाटसन को व्यवहारवाद यानी बिहेवियरलिज्म का जनक माना जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछता है व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है? जेबी वाटसन को, ठीक है। उन्होंने यानी जो जेबी वाटसन है, इन्होंने 1913 में प्रकाशित अपने शोध पत्र साइकोलॉजी एज ए बिहेवियरिस्ट व्यूज इट में मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान यानी साइंस ऑफ बिहेवियर के रूप में दृष्टता से परिभाषित किया है। 4 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानसिक प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन है, किसने कहा? तो ये स्टेटमेंट हेलगार्ड तथा स्मिथ का है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे। 5 नंबर पूछा गया है, साइकोलॉजी शब्द बना है, साइकोलॉजी शब्द किससे बना है? तो साइके प्लस लोगोस से साइकोलॉजी शब्द बना है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। देखें, साइकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों साइकी प्लस लोगोस से बना है। इसमें साइकी का अर्थ है आत्मा या मन और सॉल यानी सॉल या फिर माइंड, ठीक है। और लोगोस का अर्थ क्या होता है? अध्ययन या विज्ञान यानी स्टडी या साइंस, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 6 पूछा गया है, पावलाव थे, पावलाव कौन थे? तो रूसी मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है ना। पावलाव कौन थे? रूसी मनोवैज्ञानिक। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। अब की पॉइंट देखिएगा, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। इनका पूरा नाम है इवान पेट्रोविच पावलोव, ठीक है। एक प्रसिद्ध रूसी शरीर क्रिया वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। मुख्य योगदान इनका क्या रहा है? तो उन्होंने शास्त्रीय अनुबंध क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया, जिसके लिए उन्होंने कुत्तों पर प्रसिद्ध प्रयोग किए थे। नोबेल पुरस्कार इनको कब मिला था पूछता है, तो 1904 में पाचन क्रिया पर उनके शोध के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है ना। आपके एग्जाम में कई बार पूछा है, शास्त्रीय अनुबंध क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत किसने दिया है? तो पावलोव महोदय ने दिया है, ठीक है। इवान पेट्रोविच पावलोव ने दिया है। क्लियर हो गया ये सारी चीज़ें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखें, पूछा गया है, किसने कहा? ये स्टेटमेंट किसका है? मनोविज्ञान ने आत्मा का त्याग किया सबसे पहले, फिर उसने अपने मन का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया, अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। तो ये जो स्टेटमेंट है किसका है? वुडवर्थ का है। सी ऑप्शन आपका राइट है।
चलिए 8 नंबर प्रश्न है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी, कब की गई थी? 1879 में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। ये ऑप्शन राइट है। अब इससे जुड़े कई सारे प्रश्न आपके दिमाग में चल रहे होंगे, तो सारे क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनेंगे। विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में विलियम वुंड द्वारा जर्मनी के लिप्जिग विश्वविद्यालय में स्थापित की गई थी। विलियम वुंड को प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विलियम वुंड को। ठीक है, याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन देखिएगा आपके एग्जाम में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट या फिर सभी ने कहा है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सभी ने, ठीक है ना, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान के रूप में स्वीकार किया है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यहाँ दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है, जैसे ठीक है ना, आत्मा का विज्ञान किसने कहा है, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान। तो यहाँ जो उपर्युक्त सभी लिखा हुआ ना, यहाँ पर किसी और जैसे थिंकर थे, थिंकरों के नाम यहाँ पर लिख देता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ने बताया था उपरोक्त डी में सभी सही थे। तो ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा, अगर 4 ऑप्शन में रहेंगे थिंकर, तो अरस्तु आपके राइट आंसर होंगे। इस तरीके से क्वेश्चन लगाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये 2 साल में पूछा था क्वेश्चन, दोनों अलग अलग इसका आंसर था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विधि शिक्षा मनोविज्ञान को विज्ञान बनाती है? कौन सी विधि है? तो जो आपका प्रयोगात्मक विधि है, ठीक है, ये शिक्षा मनोविज्ञान को क्या बनाती है? विज्ञान बनाती है। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 नंबर पूछा गया है, किसने कहा कि ये स्टेटमेंट किसका है? शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व अधिगम से संबंधित है। तो यह B.F. स्किनर ने कहा है। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। अगला प्रश्न देख लेंगे, 12 नंबर पूछा गया है, यह किसने कहा? ये स्टेटमेंट किसका है? व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। तो ये स्टेटमेंट वैलेंटीन का है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 13 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की विधि नहीं है? ठीक है ना, पर्सनालिटी मापन की विधि कौन सी नहीं है? तो देखें, इसमें अनुसूची है, प्रश्नावली है, साक्षात्कार, ये तीनों क्या है? व्यक्तित्व मापन की विधियां हैं। रचनात्मक आकलन आपका नहीं हो जाएगा, तो डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा, 14 नंबर पूछा गया है, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि नहीं है? पर्सनालिटी मापन की कौन सी प्रक्षेपी विधि नहीं है? तो जीवन इतिहास विधि, ठीक है, ये क्या है आपकी? प्रक्षेपी विधि नहीं है, ठीक है। व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि जीवन इतिहास विधि नहीं है, सी ऑप्शन राइट है। मॉडल पेपर 1 में मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दिया है। ऐसे क्वेश्चन आपके जीवन में कभी गलत नहीं होंगे अगर आपने मेरा क्लास अच्छे से कवर किया है तो, ठीक है। चलिए की पॉइंट देख लीजिएगा, यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जैसे पूछता है शैशवावस्था कब से कब तक होता है शैशवावस्था का उम्र? तो जन्म से 2 वर्ष तक होता है। इसे तीव्र विकास का समय कहा जाता है शैशवावस्था को। प्रारंभिक बाल्यावस्था पूछता है, अर्ली चाइल्डहुड का जो समय काल है वो कब से कब तक होता है? तो 2 से 6 वर्ष तक प्रारंभिक बाल्यावस्था होता है, अर्ली चाइल्डहुड, जिसे खिलौनों की आयु भी कहा जाता है। आपके एग्जाम में पूछता है खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है? तो उसमें शैशवावस्था, किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो जब आप अच्छे से कवर करेंगे तो ऑप्शन पे आप गोला लगा लेंगे ओएमआर शीट पर, नहीं कवर करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें उत्तर बाल्यावस्था, लेट चाइल्डहुड, ये 6 से 12 वर्ष तक इसका उम्र होता है, ठीक है। किशोरावस्था तो 12 से 18 वर्ष, पहचान और बदलाव की अवस्था किसे कहते हैं? किशोरावस्था को। ये 12 से 18 साल तक रहता है, ठीक है। निकट और उत्पादकता की अवस्था किसे कहते हैं? युवा वयस्कता को, ठीक है ना। तो इसमें 18 से 40 साल इसकी उम्र होती है। 40 से 65 वर्ष को उत्पादकता और विरासत का काल कहते हैं इसको, यानी परिपक्व वयस्कता इसे कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आता है आपका वृद्ध वयस्कता, ये 65 वर्ष से अधिक होता है, इसे प्रतिबिंब और अखंडता की आयु कहा जाता है, ठीक है। 15 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान या फिर शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है?
तो यहाँ पर देखें विलियम जेम्स को माना जाता है। आप कहेंगे सर कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, तो इसमें आपने बताया था कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो थॉर्नडाइक हैं। तो मैं कहूँगा कि ऑप्शन में आपके थॉर्नडाइक दिया ही नहीं है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, थॉर्नडाइक को। थॉर्नडाइक आपके ऑप्शन में है नहीं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा सर, तो विलियम जेम्स। अच्छा सर, विलियम जेम्स क्यों होगा इसका आंसर, चलिए मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखें विलियम जेम्स, इन्हें अमेरिकी शिक्षा मनोविज्ञान का जनक, फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी या फिर एजुकेशनल साइकोलॉजी कहा जाता है। उन्होंने टास्क टू टीचर्स नामक पुस्तक के माध्यम से मनोविज्ञान के सिद्धांतों को कक्षा की शिक्षण प्रक्रियाओं से जोड़ने पर जोर दिया है, ठीक है। तो एल थॉर्नडाइक कौन थे, तो इन्हें अक्सर प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक माना जाता है। उन्होंने सीखने के नियम दिए और शिक्षा मनोविज्ञान को एक वैज्ञानिक और व्यवस्थित आधार प्रदान की। मुख्य अंतर क्या है इन दोनों में, तो विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान को शिक्षा में लागू करने की नींव रखी, वहीं थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोगों के आधार पर जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसको प्रायोगिक और व्यवस्थित रूप प्रदान किया था, ठीक है। और जो आपके ऑप्शन में पेस्थोलॉजी है, पेस्थोलॉजी के बारे में जान लीजिए, पूछता है तो ध्यान रखेंगे। पेस्थोलॉजी का जन्म 1746, मृत्यु 1827। इनको शिक्षा के इतिहास में शिक्षा के मनोविज्ञान आंदोलन का सूत्रपात करने वाला और शिक्षा का मनोवैज्ञानिकरण करने वाला प्रमुख शिक्षा शास्त्री माना जाता है। आपके एग्जाम में कई बार पूछा है, शिक्षा का मनोवैज्ञानिकरण करने वाले प्रमुख शिक्षा शास्त्री कौन है, तो जोहान हाइनरिख पेस्थोलॉजी, ठीक है। इनका पूरा नाम लिख करके नहीं आता है वैसे ऑप्शन में, पेस्थोलॉजी लिख करके आता है, तो ध्यान रखिएगा। पूरा नाम देगा तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया, अगर आपके ऑप्शन में, ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक हैं, अगर आपके ऑप्शन में नहीं है तो क्या करेंगे आप, ऑप्शन में अगर नहीं आता है तो विलियम जेम्स का नाम लिख करके आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए दोनों आएगा तो थॉर्नडाइक पर ओएमआर शीट पर गोला लगाएंगे, ठीक है। चलिए, और क्वेश्चन किस तरीके से पूछा रहेगा वो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है ना। अमेरिकी शिक्षा का प्रथम अगर पूछेगा तो जेम्स, ठीक है ना। यहाँ मैं आपको बता दूं फिर से, अमेरिकी शिक्षा मनोवैज्ञानिक का जनक अगर पूछा जाएगा तो विलियम जेम्स। इस तरीके से अगर क्वेश्चन में पूछा रहेगा और दोनों ऑप्शन दिया रहेगा तो विलियम जेम्स लगाएंगे। अगर ऑप्शन में प्रथम अमेरिकी शिक्षा मनोवैज्ञानिक का जनक नहीं दिया रहेगा तो थॉर्नडाइक पर ओएमआर शीट पर गोला लगाएंगे। देखिए इतनी डीपली कोई समझाता नहीं है पूरे यूट्यूब पर, और क्योंकि समझने वाले बच्चे नहीं होते, लेकिन मुझे पता है आप लोग समझते हैं, अच्छे से मेरी क्लास को कवर करते हैं, और जितना मैं डीपली पढ़ाता हूँ उतना डीपली पूछा भी जाता है, क्योंकि डीडीयू में सबसे हार्ड एग्जाम कराए जाते हैं सारे सेमेस्टर के, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, पहली प्रयोगशाला की स्थापना मनोविज्ञान में किसने की, तो विलियम वुड ने की थी, ठीक है ना। पहली प्रयोगशाला की स्थापना मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजी में किसने की थी, विलियम वुड, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। अभी ऊपर आपको मैंने पढ़ाया, ठीक है ना, 1879 में स्थापना करी गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, गेस्टाल्ट सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी। गेस्टाल्ट सिद्धांत के प्रतिपादक, तो मैक्स वर्दिमर गेस्टाल्ट सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, बी ऑप्शन आपका राइट है। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, मनोविज्ञान है सामाजिक विज्ञान है, विधायक विज्ञान है, शुद्ध विज्ञान है या प्राकृतिक विज्ञान है। तो मनोविज्ञान क्या है, साइकोलॉजी क्या है, विधायक विज्ञान के रूप में जाना जाता है, पॉजिटिव साइंस जिसे कहते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 19 नंबर पूछा गया है, शिक्षा के अंग हैं शिक्षक, बालक, पाठ्यक्रम और सभी। तो मैंने क्या बताया आपको, ठीक है ना, शिक्षा के अंग पूछा है ना, तो यहाँ पर सभी हो जाएंगे, ठीक है ना। शिक्षा के अंग शिक्षक होते हैं, बालक, पाठ्यक्रम। अगर आपके एग्जाम में पूछेगा शिक्षा के केंद्र में कौन होता है, तो बालक जो होते हैं ये शिक्षा के केंद्र में होते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछता है। यहाँ आप ध्यान रखिएगा, जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है जिसके मुख्य 3 अंग होते हैं, कौन, शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम। शिक्षक कौन, तो शिक्षा प्रक्रिया का मार्गदर्शक होता है, बालक यानी स्टूडेंट शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है,
पाठ्यक्रम वह साधन जो शिक्षक और बालक को जोड़ता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ज्ञान के विकास के क्षेत्र को, ठीक है, निम्नलिखित में से ज्ञान के किस क्षेत्र को व्यवहार के विज्ञान के रूप में जाना जाता है? तो मनोविज्ञान को ज्ञान के क्षेत्र में व्यवहार के विज्ञान के रूप में जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो इसमें जो बी.एफ. स्किनर है, थॉर्नडाइक है और जे.बी. वाटसन है, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों मनोवैज्ञानिक उद्दीपन अनुक्रिया से संबंधित हैं। इसमें कोहार नहीं है, ये कोहलर होगा। ठीक है ना, कोहलर होगा ये। ठीक है, यहाँ टाइपिंग में गलती है तो ध्यान रखिएगा। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। ठीक है ना। चलिए अब ये ऑप्शन में जो की पॉइंट है यहाँ से आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखें, कोहलर ये गेस्टाल्टवादी थे। ठीक है ना, कोहलर क्या है जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था, ये गेस्टाल्टवादी हैं। उन्होंने अधिगम का सूझ का सिद्धांत, ठीक है ना, प्रतिपादित किया था। आपके एग्जाम में पूछता है सूझ का सिद्धांत किसने दिया? कोहलर ने दिया था। कोहलर कौन थे? गेस्टाल्टवादी थे। ठीक है, जो मानता है कि, अच्छा गेस्टाल्टवादी क्या मानता है? गेस्टाल्टवादी मानता है कि अधिगम अचानक सूझ के कारण होता है, न कि यांत्रिक उद्दीपन अनुक्रिया या प्रयास त्रुटि के कारण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 22 नंबर, विल्हेम वुंड के अनुसार मनोवैज्ञानिक में अध्ययन किया जाता है। विल्हेम वुंड के अनुसार मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? तात्कालिक अनुभूति का अध्ययन किया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है, साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो रोडल्फ गायकाल के द्वारा सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया था। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। ठीक है, अब यहाँ से कुछ की पॉइंट आपको पढ़ लेना है। देखें, साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग जर्मन दार्शनिक और विद्वान रुडोल्फ गोएकल, ठीक है, रुडोल्फ गोएकल द्वारा 1950 ईस्वी में किया गया था। ठीक है ना, साइकोलॉजी शब्द का यूज किसने किया था भैया? रुडोल्फ गोएकल ने। कब किया था? 1590 में। ये कहाँ के दार्शनिक थे, फिलोसोफर थे? तो ये जर्मनी के रहने वाले थे। ठीक है, चलिए 24 नंबर प्रश्न है, जे.बी. वाटसन किस मनोवैज्ञानिक संप्रदाय से संबंधित हैं? संरचनावाद, मनोविश्लेषणवाद, प्रकारवाद या व्यवहारवाद? जे.बी. वाटसन किस मनोवैज्ञानिक संप्रदाय से संबंधित है? तो यह आपके व्यवहारवाद से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 25 आपसे पूछा गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करता है। उपयुक्त कथन किसके अनुसार है? तो ये जो कथन है क्रो एवं क्रो के अनुसार है। क्रो एवं क्रो ने ये आपका स्टेटमेंट दिया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। जब भी वृद्धावस्था तक सीखने का अनुभव आएगा तो आप जान जाइएगा कि क्रो एवं क्रो का ये स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए 26 नंबर प्रश्न है कि मनोविज्ञान का अध्ययन कब से प्रारंभ हुआ? साइकोलॉजी, ठीक है ना, जो साइकोलॉजी है इसका अध्ययन यानी पढ़ने पढ़ाने की जो शुरुआत हुई थी साइकोलॉजी की, वो कब से हुई थी? अध्ययन यानी आप समझ गए हैं। ठीक है, 19वीं शताब्दी से। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 26 का। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या है? समाजीकरण है, आधुनिकीकरण है, विकास है या फिर व्यवहार है? मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी की विषय वस्तु क्या है? तो व्यवहार है। ठीक है ना, साइकोलॉजी की विषय वस्तु क्या है? बिहेवियर, व्यवहार। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर। 27 मैंने पढ़ा दिया। 28 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है बुद्धि, वंशानुक्रम, विकास या फिर सभी? शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है, कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो विकास, वंशानुक्रम और बुद्धि, ये तीनों होंगे। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर पूछा गया है, शिक्षा का अर्थ है, शिक्षा का अर्थ होता है सा विद्या या विमुक्ति, ये शिक्षा का अर्थ है। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ की पॉइंट दिए गए हैं। यह एक प्रसिद्ध भारतीय सूक्ति है जिसका अर्थ है शिक्षा वही है जो मुक्ति दिलाए, विद्या वही है जो मुक्ति दिलाए। ठीक है, चलिए 30 नंबर प्रश्न पूछा गया है,
यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की? ठीक है भैया, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। यह परिभाषा जे.बी. वाटसन का है। ठीक है ना, मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, किसने कहा? क्या है? साइकोलॉजी जो है वो बिहेवियर का क्या है? धनात्मक विज्ञान है। किसने कहा था? जे.बी. वाटसन ने कहा था। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, इनमें से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की विधि नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान की विधि कौन नहीं है? देखिए, विविधात्मक विधि है, सांख्यिक विधि है और मनोभौतिक विधि, ये तीनों क्या है? ये शिक्षा मनोविज्ञान की विधि के अंतर्गत आएंगे। चर्चा विधि नहीं आता है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, 33 नंबर पूछा गया है, मनोविज्ञान शिक्षण की कौन सी विधि वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत नहीं आती है? तो इसमें देखें, जीवन इतिहास विधि आएगा, मनोविश्लेषण विधि आएगा और विविधात्मक विधि, ये सभी क्या है? वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत आते हैं मनोविज्ञान शिक्षण के। ठीक है, इसमें जो आत्मनिरीक्षण विधि है ये आपका नहीं आएगा, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 34 नंबर पूछा गया है, अंतःदर्शन विधि के संबंध में क्या सत्य है? अंतःदर्शन विधि के संबंध में टिचनर द्वारा प्रस्तावित है अंतःदर्शन विधि, बिल्कुल करेक्ट है। अंतःदर्शन विधि अंदर देखने की बात करता है, बिल्कुल राइट है। अंतःदर्शन विधि जो है ये मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी की 7 विधियों में से एक है, ये भी आपका राइट है। उपरोक्त सभी आपके करेक्ट हैं क्वेश्चन नंबर 34 के। सॉरी, 34 का आंसर नंबर डी करेक्ट है। क्लियर हो गया? एक सेकंड रुक जाएंगे। ठीक है, देखिए गर्मी बहुत है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। शिक्षा मनोविज्ञान किस में सहायक है? तो ये आपके सभी विकास में, ठीक है ना, ये आपके पूरे जीवन में जितने भी विकास होते हैं सभी प्रकार के विकास में शिक्षा मनोविज्ञान सहायक होते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का, यानी सर्वांगीण विकास। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है कि शिक्षा मनुष्य के पूर्वनिहित पूर्णतया की अभिव्यक्ति है, किसने कहा? ये स्टेटमेंट स्वामी विवेकानंद का है। इन्होंने कहा था कि शिक्षा क्या है? मनुष्य में पूर्वनिहित पूर्णतया की अभिव्यक्ति होती है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 37, एजुकेशन किस भाषा के शब्द से विकसित हुआ? जो एजुकेशन है, एजुकेशन लैटिन भाषा के शब्द से विकसित हुआ। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है 37 का। ठीक है, अब यहाँ पर की पॉइंट दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के शब्द से विकसित हुआ। ठीक है, यह शब्द लैटिन भाषा के शब्दों एडुकेयर यानी पालन पोषण करना, प्रशिक्षित करना, इडुसियर यानी आगे बढ़ना, बाहर निकालना, या इडुकेटम इसका मतलब है शिक्षण का कार्य। ठीक है ना, इडुकेयर में ई का अर्थ है अंदर से और डूको का अर्थ है बाहर लाना या आगे बढ़ना। ठीक है ना। चलिए, ये आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा पढ़ने में, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? पूछा गया है शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र है। शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र क्या है? वंशानुक्रम, वातावरण और व्यक्ति भिन्नता, ये तीनों क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान के तीनों कार्य हैं। तो डी आपका ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख महत्व है। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख महत्व है बालकों के विकासात्मक विशेषताओं को समझने में, पाठ्य पुस्तक की रचना करने में और विशिष्ट बालकों की शिक्षा में, ये सभी। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे, 40 नंबर पूछा गया है कि निम्न कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं माना जा सकता है? तो देखें, मापन एवं मूल्यांकन, व्यक्तिगत भिन्नता, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, ये तीनों क्या है? ये तीनों मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। आर्थिक लेखांकन नहीं आएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। चले अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, किसने कहा? ये स्टेटमेंट किसका भैया? मनोविज्ञान वातावरण से संबंधित व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान है। ये स्टेटमेंट वुडवर्थ ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी राइट है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा, 42 नंबर है, मानव विज्ञान की संरचना विचारधारा का प्रतिपादन किया। किसने प्रतिपादन किया है? वुंट एवं टिचनर ने। ये ऑप्शन आपका राइट हो गया। शिक्षा की संरचनावाद विचारधारा का प्रतिपादन, ठीक है ना, शिक्षा का क्या करा? संरचनावाद विचारधारा, विलियम वुड और टिचनर।
यहाँ आपको ध्यान रखना है। विलियम वुंड को संरचनावाद का संस्थापक माना जाता है। उन्होंने 1879 में लाइप्जिग विश्वविद्यालय में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी और जो एडवर्ड बी टिचनर थे, ठीक है, ये विलियम वुंड के शिष्य थे। इन्होंने विचारधारा को अमेरिका में लोकप्रिय बनाया और इसे संरचनावाद नाम दिया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की विधि नहीं है? तो शिक्षा मनोविज्ञान की विधि देखिए, अंतर्दर्शन विधि, बहिर्दर्शन विधि, नैदानिक विधि, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। सहसंबंधात्मक विधि ये आपका शिक्षा मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है। देखें सहसंबंधात्मक विधि क्या है, ठीक है, तो सहसंबंधात्मक विधि का उपयोग मुख्य रूप से सांख्यिकी विश्लेषण और शोध कार्यों में दो चरों के बीच संबंध खोजने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। यह शिक्षा मनोविज्ञान की विधि नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर की, मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो कि आंतरिक अनुभवों का अध्ययन करता है, किसके द्वारा परिभाषित है? तो ये स्टेटमेंट विलियम वुंड के द्वारा दिया गया। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, शैक्षिक मनोविज्ञान के पक्ष क्या है? शैक्षिक मनोविज्ञान के पक्ष हैं सामाजिक, व्यक्तिगत, असामान्य और अनुवांशिकी। ये तीनों क्या है? शैक्षिक मनोविज्ञान के पक्ष हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट हो जाएगा 45 नंबर प्रश्न का। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, व्यवहार के अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी विधि है? व्यवहार के अध्ययन के लिए, ठीक है ना, बिहेवियर के अध्ययन के लिए सबसे पुरानी विधि बाबू अंतर अवलोकन है, जिसे अंतर निरीक्षण विधि कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है, अंतःस्रावी ग्रंथियां निकलती हैं, कितनी हैं? तो ये 7 से 8 हैं, ध्यान रखिएगा। आपके ऑप्शन में 7 दिया है, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, बालक प्रथम 6 वर्षों के बाद के 12 वर्षों के दूना सीख लेता है, यह कथन है। ये स्टेटमेंट गैसल का है। ये ऑप्शन आपका राइट है। देखिए इनका पूरा नाम है अर्नोल्ड गैसेल। इन्होंने परिपक्वता सिद्धांत दिया था। आपके एग्जाम में पूछता है परिपक्वता सिद्धांत किसने दिया था? अर्नोल्ड गैसेल ने दिया था, ठीक है ना। उन्होंने शैशवावस्था से 6 वर्ष की आयु तक बुद्धि और विकास की दर को अत्यंत तीव्र माना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 49 नंबर प्रश्न क्या है? अभिवृत्ति शब्द इंगित करता है, किसको इंगित करता है? तो शारीरिक विकास को अभिवृत्ति इंगित करता है। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, 50 नंबर है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है कितनी? तो लगभग 270 नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होगी, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। और 206 हड्डी होती है वयस्कों में या फिर बड़ों में, ठीक है। वयस्क में यानी बड़ों में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 और बच्चों में 270। चलिए देखें, ये इसमें सबसे बेस्ट आंसर है डी। इसकी जो संख्या है ना, ये बदल भी सकती है, ध्यान रखिएगा। आप लोग एक बार किताब में या गूगल पर भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें विकासात्मक कार्य शब्द प्रचलित किया गया, यह किसके द्वारा प्रचलित किया गया है? विकासात्मक कार्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। हैविंग हस्ट के द्वारा विकासात्मक कार्य प्रचलित किया गया। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 51 का, ठीक है। देखें विकासात्मक कार्य की अवधारणा को रॉबर्ट हैविंगहर्स्ट ने 1950 के दशक में विकसित और प्रचलित किया था। अगला प्रश्न देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 52 क्या इसमें पूछा गया है? किसी निश्चित दिए गए समय में विकास का स्तर परिणाम है। विकास का स्तर परिणाम है आनुवांशिक तथा वातावरणीय कारकों के मध्य अंतःक्रिया। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 का। अगला क्वेश्चन क्या है? 53 नंबर पूछा गया है, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा? शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? बताइए आप सभी लोग। वेलेंटाइन ने कहा है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 53 का। अगला क्वेश्चन है, वीर पूजा की अवस्था कहलाती है या वीर पूजा काल किसे कहा जाता है? इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा तो किशोरावस्था को वीर पूजा काल या फिर वीर पूजा की अवस्था कही जाती है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 54 का।
देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, स्वतंत्रता तथा विद्रोह की भावना किस अवस्था में अधिक होती है? तो किशोरावस्था में स्वतंत्रता तथा विद्रोह की भावना अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका 55 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधि किशोरावस्था की है? तो आप किशोरावस्था की अवधि पूछा गया है, तो 12 से 18 वर्ष की उम्र को क्या कहा जाता है? किशोरावस्था कहा जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट है इसमें 56 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूछा गया है कि किशोरावस्था के दौरान शिक्षा होनी चाहिए तो आजीविका अर्जन की योग्यता के उद्देश्य की पूर्ति पर आधारित होनी चाहिए। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें क्वेश्चन नंबर 58 है, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है। सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है परिवर्तन। किशोरावस्था की विशेषता को सर्वोत्तम रूप से कौन परिवर्तन करने वाला शब्द है। ठीक है ना, ये ऑप्शन आपका राइट है। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से कौन व्यक्त कर सकता है? तो परिवर्तन शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था की मुख्य विशेषता है? किशोरावस्था की मुख्य विशेषता होती है घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता, व्यवहार में विभिन्नता और विद्रोह की भावना। ये सभी किशोरावस्था की मुख्य विशेषताएं हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लिए। 60 नंबर है कि किशोरावस्था तनाव और तूफान की अवस्था है। किसने कहा? ये स्टेटमेंट स्टैनली हॉल का है। ठीक है ना, इन्होंने कहा था कि किशोरावस्था तनाव और तूफान की अवस्था है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब यहाँ आप लोग देख लेंगे, स्टैनली हॉल को किशोरावस्था के वैज्ञानिक अध्ययन का जनक माना जाता है। उन्होंने 1904 में अपनी पुस्तक एडोलेसेंस में किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 18 वर्ष तक या 7 वर्ष। शैशवावस्था होती है, तो शैशवावस्था यहाँ पर आप देखेंगे, शैशवावस्था आपका 5 वर्ष तक यहाँ पर है, तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 61 का। शैशवावस्था ये आपका 2 वर्ष होता है, 2 वर्ष तक होता है शैशवावस्था, या फिर आपका ठीक है 2 वर्ष तक इसकी अवस्था मानी जाती है शैशवावस्था की। हालांकि ऑप्शन में आपका दिया नहीं है, 5 वर्ष दिया है, तो ऑप्शन में अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा तो एमआर शीट पर ए पे आंसर आप लोग गोला लगाएंगे। ठीक है, बाकी शैशवावस्था की उम्र की क्या है ऊपर मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य विशेषता शैशवावस्था की नहीं है? तो देखें शैशवावस्था में शारीरिक विकास में तीव्रता होती है, मानसिक क्रियाओं में भी, और दूसरों पर निर्भरता भी, नैतिकता से पूर्ण नहीं होता है। तो सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 62 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मापन का प्रथम स्तर है, मापन का प्रथम स्तर नामित स्तर होता है। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 63 का। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 64 नंबर है, किसने कहा? ये स्टेटमेंट किसका भैया? कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। तो ये स्टेटमेंट है सिगमंड फ्राइड का। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 64 का। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए पूछा गया है, शैशवावस्था की विशेषता है। शैशवावस्था की विशेषता होती है शारीरिक विकास में तीव्रता, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता। ये शैशवावस्था की विशेषता हो जाएगी। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोली की आयु को कहते हैं। टोली की आयु किस आयु को कहा जाता है? तो बाल्यावस्था को टोली की आयु कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है बाल्यावस्था का समय है। बाल्यावस्था का समय क्या है? 5 या 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक बाल्यावस्था की समयावधि होती है। कहीं 5 से 12 वर्ष लिखा रहेगा, कहीं 6 से 12 वर्ष लिखा रहेगा, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, बाल्यावस्था में निम्नलिखित में से कौन सी मूल प्रवृत्ति सर्वाधिक प्रभावी होती है? तो इसमें सामूहिकता जो है, ठीक है ना, बाल्यावस्था में कौन सी मूल प्रवृत्ति सर्वाधिक प्रभावी होती है? सामूहिकता। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 68 का। ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया है, बाल्यावस्था की मुख्य विशेषता है।
बाल्यावस्था की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो यह सामाजिक गुणों का विकास होता है, बाल्यावस्था की मुख्य विशेषता है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 69 का। अगला क्वेश्चन है, ये एक स्टेटमेंट है कि बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है। किसने कहा है? तो रॉस ने कहा था कि जो बाल्यावस्था है मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था की मुख्य विशेषता है? तो यहाँ पर आप देखेंगे किशोरावस्था की मुख्य विशेषता है विद्रोह मानसिक दशाएं होती हैं, ठीक है ना। इसमें डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? किशोरावस्था की विशेषता आप देखेंगे इनमें से कौन नहीं है, बताने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग, ठीक है ना। बताइए। स्वाभिमान की भावना, संवेगों की उग्रता में ह्रास, या भावों की प्रधानता, या फिर वीर पूजा। तो किशोरावस्था की विशेषता है संवेगों की उग्रता में ह्रास, ये किशोरावस्था की विशेषता नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 72 का, बाकी ये सारी विशेषताएं हैं। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि किस अवस्था में प्रतिक्रिया की तीव्रता बढ़ जाती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या फिर प्रौढ़ावस्था। तो इसमें आप देखेंगे किशोरावस्था में क्या होता है, इसमें प्रतिक्रिया की तीव्रता बढ़ जाती है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 73 का। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एज ऑफ ब्यूटी किसे कहा जाता है? तो किशोरावस्था को एज ऑफ ब्यूटी कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, पूछा गया है बाल्यावस्था जीवन का सबसे अनोखा काल है, किसने कहा? ये स्टेटमेंट किसने दिया भैया? कोल एवं ब्रूस ने कहा था कि बाल्यावस्था जीवन का सबसे अनोखा काल होता है, ठीक है ना। क्लास कैसी लग रही है कमेंट भी करते रहेंगे आप लोग, ठीक है ना। बहुत ही मेहनत की है मैंने क्लास के लिए, तो एक लाइक और कम से कम सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। 5th और 6th सेमेस्टर में भी आप हमारे साथ पढ़ने वाले हैं, इसी तरीके से मैं आपके लिए मेहनत करता रहूँगा। 13 से 19 वर्ष तक की अवस्था क्या कहलाती है? तो 13 से 19 वर्ष तक की अवस्था को टीन एज कहा जाता है, ठीक है ना। टीन एज किसे कहा जाता है? 13 से 19 साल की अवस्था को। बी ऑप्शन आपका राइट है 76 का। अगला क्वेश्चन आप देख लेंगे, रूसो के अनुसार बचपन की अवस्था को संदर्भित करता है। तो 1 से 5 वर्ष जो है रूसो के अनुसार ये बचपन की अवस्था को संदर्भित करता है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 77 का। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 78 है, विकास के किस चरण में एक बालक अपने भावनाओं को नियंत्रित करना सीखता है? तो पश्च बाल काल में, ठीक है ना। पश्च बाल काल एक ऐसा चरण है जिसमें एक बालक अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना क्या करता है? सीखता है। सी ऑप्शन आपका राइट है 78 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, 79 नंबर पूछा गया है, बालिकाओं में विकास की मुख्य अवस्था के रूप में निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो इसमें देखें पूर्व प्रसव है, बाल्यकाल है और किशोर भी है। वयस्क आपका नहीं हो जाएगा, तो डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80 क्या पूछा गया है? देखिए आप सभी लोग, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो इसमें देखें एक रूपीय प्रतिशत, सहसंबंध और असमानता, ये सभी क्या हैं? विकास के सिद्धांत हो जाएंगे। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, पूछा गया है किसी एक विशेष विकास की अवधि में होने वाली प्रवृत्ति प्रक्रिया क्या है? तो यह परिपक्वीकरण है, ठीक है ना। क्या कह रहा है? विशेष विकास की अवधि में होने वाली प्रकृति की प्रक्रिया, विशेष अवधि में परिपक्वीकरण होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट, शारीरिक मानसिक और व्यक्तित्व यानी, ठीक है ना, शारीरिक मानसिक और व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी के विकास की नींव रखी जाती है किस अवस्था में? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था में? तो शैशवावस्था में शारीरिक मानसिक और व्यक्तित्व के विकास की नींव रखी जाती है, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है 82 का। अगला प्रश्न है 83 नंबर, वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा कम हंसता है और अधिक मुस्कुराता है तथा अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखता है? तो वह उत्तर बाल्यावस्था होती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर, बुद्धि तथा विकास के प्रमुख सिद्धांत है। बुद्धि तथा विकास के प्रमुख सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तिगतता का सिद्धांत और परिमार्जितता का सिद्धांत। ये तीनों क्या हैं? वृद्धि और विकास के प्रमुख सिद्धांत हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है उपरोक्त सभी।
चलिए अगला प्रश्न है, बुद्धि तथा विकास प्रभावित होती है वंशानुक्रम, वातावरण और पौष्टिक भोजन, इन तीनों से क्या है, बुद्धि और विकास दोनों प्रभावित होगी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था होती है, ठीक है, गर्भावस्था होती है 9 महीने 7 दिन, ये ऑप्शन राइट है 86 नंबर प्रश्न का। अगला क्वेश्चन है, इसमें 87 है कि इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो आप देखेंगे असमान प्रतिमान का सिद्धांत जो है विकास का सिद्धांत नहीं है, निरंतरता का सिद्धांत है, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत और समान प्रतिमान सिद्धांत, ये तीनों क्या हैं, विकास के सिद्धांत है, असमान नहीं है। तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है, शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा है। तो स्नायु मंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये सभी क्या हैं, शारीरिक विकास के क्षेत्र हैं। डी ऑप्शन राइट है 88 का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, स्पीयरमैन द्वारा प्रतिपादित कारक किस प्रकार की योग्यता है। तो यह जन्मजात, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाए। स्पीयरमैन द्वारा प्रतिपादित कारक की किस प्रकार की योग्यता है, जन्मजात योग्यता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का दूसरा नाम है, क्रिया प्रसूत अनुबंध का दूसरा नाम है साधनात्मक अनुबंध, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 90 का। ठीक है, अब इसमें जो क्लासिकल अनुबंध है, समीपस्थ अनुबंध है, चिन्ह अनुबंध है, इनके बारे में आपको जानना अनिवार्य है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का दूसरा नाम साधनात्मक अनुबंध है। बीएफ स्किनर द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत को साधनात्मक अनुबंध इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सीखने वाले का व्यवहार, जैसे चूहे का लीवर दबाना, एक साधन के रूप में कार्य करता है जिससे उसे पुरस्कार या पुनर्वनन प्राप्त होता है। क्लासिकल अनुबंध, ठीक है, यह इवान पावलोव का सिद्धांत है, क्लासिकल अनुबंध। समीपस्थ अनुबंध, तो यह एडविन गुथरी का सिद्धांत है। चिन्ह अनुबंध, यह एडवर्ड टोलमैन का सिद्धांत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीने ने, जो बीने और साइमन थे, इसमें बीने ने मानसिक आयु का संप्रत्यय किस वर्ष में दिया। तो इन्होंने दिया था 1908 में, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 91 का। इसके पीछे भी कहानी है, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए 1905 में अल्फ्रेड बीने और थियोडोर साइमन ने मिलकर दुनिया का पहला बुद्धि परीक्षण, ठीक है ना, बीनेट साइमन स्केल तैयार किया था। 1908 इस परीक्षण का पहला संशोधन किया गया जिसमें पहली बार मानसिक आयु, मेंटल एज शब्द का प्रयोग किया गया। इसका उद्देश्य यह मापना था कि बच्चा अपनी वास्तविक आयु के अनुसार क्रम स्तर के कार्य कर सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया अब आपका। अब यहाँ देखिएगा 1911 में बीने साइमन पैमाने का दूसरा संशोधन हुआ था, ये पूछेगा तो याद रखिएगा। 1912 में विलियम स्टार्न ने बुद्धि लब्धि IQ का विचार दिया था, ये भी आपके एग्जाम में पूछेगा तो याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आडिपस व इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स संबंधित है, यह किससे संबंधित है, बाल्यावस्था से संबंधित है, यह आपका बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 92 का। ठीक है, अब ये है क्या, आडिपस व इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है क्या, आपके दिमाग में ये चल रहा होगा, तो ध्यान से देखेंगे इसको। ठीक है, देखिए सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक विकास के चरणों के अनुसार यह मुख्य रूप से लैंगिक अवस्था के दौरान विकसित होते हैं, जो सामान्यतः 3 से 6 वर्ष की आयु के बीच होती है। ठीक है, तो आडिपस कॉम्प्लेक्स क्या है, तो आडिपस कॉम्प्लेक्स यह लड़कों में पाया जाता है। इसमें बालक अपनी माता के प्रति अत्यधिक प्रेम और पिता के प्रति प्रतिस्पर्धा या ईर्ष्या का भाव रखता है। इसमें देखेंगे इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या है, यह लड़कियों में पाया जाता है। इसमें बालिका जो होती है अपने पिता के प्रति प्रेम और माता के प्रति ईर्ष्या या भाव प्रदर्शित करती है। ठीक है ना, ऐसा होता है, मैंने देखा भी है, वास्तव में यह है भी। ठीक है ना, इसीलिए पढ़ाई लिखाई बहुत ही ज़रूरी है ताकि आप वास्तविकता से व्यक्तिगत होते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन संवेग है, कामुकता आपका क्या है, संवेग है। ठीक है, ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 93 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखें इनमें से कौन संवेग की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। संवेग की उत्पत्ति के लिए हाइपोथैलेमिया आपका उत्तरदायी है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 94 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, 95 नंबर आपसे पूछा गया है कि मानसिक विकास के पक्ष हैं संवेदना, बुद्धि और भाषा। ठीक है,
तो इनमें से सभी, ये सभी क्या है, मानसिक विकास के पक्ष हो जाएंगे। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, 96 नंबर पूछा गया है। यह परिभाषा किसने दी है? ठीक है, सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंध में परिपक्वता प्राप्त करना है। यह परिभाषा किसकी है? तो ईबी हरलाक के द्वारा दी गई है। ये ऑप्शन आपका राइट है 96 का। अगला क्वेश्चन देख लेंगे 97 नंबर, कौन सा कारक सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता? तो इनमें आप देखेंगे जो परिवार है, आर्थिक विकास है, विद्यालय, ये तीनों आपके सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य नहीं करेगा। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट किसका है? दो बालकों के समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती हैं। तो हरलाक, ठीक है, हरलाक ने कहा था दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती है। ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, आप जब क्लास लेते हैं ना तो क्लास को रीडिंग मोड में कर दीजिए। आपके मोबाइल में होगा रीडिंग मोड, रीडिंग मोड में करके पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा देर तक दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, रीडिंग मोड में ज़रूर करके पढ़ा करें। क्वेश्चन नंबर 99 है, अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम जानने हेतु मैकडूगल ने किस जानवर का प्रयोग किया? तो मैकडूगल ने चूहा का प्रयोग किया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, शारीरिक, मानसिक तथा व्यक्तिगत विकास की आधारशिला निम्नलिखित में से किस अवधि में रखी जाती है? बाल्यकाल में रखी जाती है या बाल्यावस्था में? सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है कि संवेगात्मक विकास का क्षेत्र है, संवेगात्मक विकास का क्षेत्र है उत्तेजना। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसका जो पीडीएफ है वो कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास के नीचे पीडीएफ सेंड कर दिया जाता है, तो लोड करके इसमें से आप पढ़ते रहिएगा। ठीक है, और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। 7607574584 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। एग्ज़ाम के बाद आप लोग क्वेश्चन पेपर जरूर भेजेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में भी मैं आपके साथ इसी तरीके से मेहनत करूँगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बीए सेमेस्टर वाला आपके साथ है, क्वेश्चन पेपर मेरे पास है, 5th और 6th सेमेस्टर में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा पहले ही। ठीक है ना, हो सकता है इस बार डीडीयू में 5th सेमेस्टर में आपका रिटन एग्जाम हो, तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। ठीक है, या ये हो सकता है कि फर्स्ट सेमेस्टर का लिखित हो, बाकी 3rd और 5th सेमेस्टर का एमसीक्यू हो, इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है ना, ये रही सारी चीज़ें। और ये लास्ट आपका क्वेश्चन रहने वाला है कि संवेदना ज्ञान का द्वार है। यह है, संवेदना क्या है? ज्ञान का द्वार है। यह है शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, भाषा का विकास है या सामाजिक विकास है? तो यह आपका क्या है? यह एक मानसिक विकास है, संवेदना ज्ञान का द्वार है। ठीक है, और इसमें सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है। ठीक है, चलिए, बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।